नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खबरों के साथ। जी हां, वो खबरें जिनको आप तक पहुंचाएंगे पूरी डिटेल से, जिन खबरों की तह तक हम जाएंगे और खबरों की परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए आपको बताते हैं आज की कौन सी खबरें हैं जिनको हम चुनकर लेकर आए हैं। पहली खबर, क्यों परेशान देश के जवान। जी हाँ, इसका करेंगे एक्सरे। दूसरी खबर, बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर, इस पर भी करेंगे बात। और तीसरी खबर, हादसों वाला हाईवे 719। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी पहली खबर से। और पहली खबर क्या है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 111वीं बटालियन के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं गोली लगने से घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अज्ञात कारणों से सीआरपीएफ 111 बटालियन समेली कैंप में पदस्थ जवान ने अपने आप को AK-47 राइफल से सीने पर गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते कैंप के बाकी जवानों ने पहले उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब ये तो खबर थी, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको कुछ बताने वाले हैं। मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर देश के वीर जवान ऐसा कदम या आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। क्या जवान डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, कोई निजी कारण है। ये देश के वो वीर जवान हैं जिनके कंधे पर राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मा होता है, लेकिन भारत माता के वीर सपूतों को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ता है। आज एक्सरे की पहली खबर में इसी पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि साल दर साल किस तरह जवानों की आत्महत्या करने के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और क्या है इसके पीछे की वजह। और हमारे साथ रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं और वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं पैरामिलिट्री फोर्स में। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पता होगा कि पिछले हम कुछ सालों की बात करें तो जवानों ने ऐसे कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि काउंसलर्स दिए जाएंगे ताकि काउंसलर्स समझें, उनको समझाएं इन जवानों को। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 MPCG में। और ये बहुत गंभीर विषय है, मैं इस पर आपसे बात करना चाहूँगी और आप बहुत बारीकी से इसको समझ भी रहे होंगे। आखिर ऐसे क्या कारण हैं, क्या कुछ समझ में आता है कि जवान इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। सलाम न्यूज़ 24 को कि जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जो है आज चर्चा हो रही है। और पिछले ये सिलसिला कम से कम 30-35 सालों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जब से इंसर्जेंसी या बीच में पंजाब का आतंकवाद भी हुआ, उसके बाद कश्मीर, फिर अभी जो आपके LW स्टेट्स है, खासकर छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तो ये सिलसिला इसलिए है कि तो ड्यूटी का आवर्स हमारा बहुत ज्यादा है। जवान आराम नहीं कर पाता है। दिन में पेट्रोलिंग करो, रात में कैंपस की 6-6 घंटे ड्यूटी लगाओ, तो जवान का आराम जो सुख चैन है वो खत्म हो गया है। दूसरा, सैकड़ों हजारों मील दूर घर से 10-10 महीने दूर रहना और उसकी फैमिली, अपने बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा, ये सारी चीजें उनसे वो बहुत घर से दूर रहता है, जिसके कारण उसको सोचने का, समझने का कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसको कोई फैसिलिटीज भी नहीं है, वो बच्चों को साथ भी नहीं रख सकता। और तीसरी चीज, जब वो छुट्टी जाने को होता है तो कोई न कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, कोई बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं, जब जवानों की छुट्टी बंद कर दी जाती है, हो जाती है, या किसी स्टेट में जो है दंगे फसाद हो जाते हैं, तो उसको रातों रात
बाई एयर या गाड़ियों से उसको वहां भिजवा दिया जाता, तो उसकी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जवान तो सरहद की चाक चौबंद चौकीदारी कर रहा है या नक्सल बाहुल क्षेत्रों में अपने परिवार को छोड़ के ड्यूटी कर रहा है, उसमें गांव के जो दबंग लोग हैं उसकी जमीन को भी हथिया लेते हैं, उसके बच्चों पर बुरी नजर डालते हैं, उल्टे सीधे मुकदमे करते हैं। ये बराबर अखबारों में मीडिया में बराबर आता रहा है और इसके कारण ये सारी चीजें हो रही है कि आज जवानों में शूट आउट के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आईटीबीपी में एक शूट आउट हुआ 2019 में, जिसमें जो है 4 कांस्टेबल मारे गए और साथ में वो जो मारने वाला था उसने भी आत्महत्या कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल। यानी कि हम कह सकते हैं डिप्रेशन, परिवार की चिंता, परिवार से दूर रहना, वो अकेलापन, अपने परिवार की दिन रात वो याद, और जब घर जाने का मौका हो, जब घर जाने का समय आए तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना कि घर नहीं जा पाना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। अकेले रहते हैं, दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। एक और चीज़, अगर मैं सुविधाओं और इन सब की बात करूं तो सेना को जो सब कुछ मिलता है पैरामिलिट्री में, उसमें बहुत अंतर होता है। उन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। क्या ये भी एक वजह है कि ये भी अंदर ही अंदर डिप्रेशन की, हम काम तो वही कर रहे हैं, देश के लिए तो हम भी लड़ते हैं, सबकी जान हम भी बचाते हैं, जान उतनी ही हमारे खतरे में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो सब कुछ नहीं मिल पाता, हमें शहीद तक का दर्जा नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जहां तक सेना और अर्धसेना, हमारा तो नाम ही ऐसा अर्धसेना, आधे अधूरे, ठगे से, सुविधाओं से महरूम। अब देखिए ना, देश की संसद को सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया। 2001 में 13 दिसंबर का दिन था वो, और 2004 में ऐसी हमसे क्या भूल हुई कि सरकार ने हमारे जवानों की, अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद कर दी जी। तो जवान को अपना भविष्य है कि मैं 40 साल जब देश सेवा करके घर में जाऊंगा तो मुझे पेंशन का एक गंभीर मुद्दा, जहां सेना को 1 रैंक 1 पेंशन नवाजा जाता है, साथ में 50% उनको पेंशन दी जाती है, उनको एक्समैन का दर्जा दिया जाता है, उनको जी 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 तकनीकी समस्या है, लेकिन ये समझ में आया रणबीर जी, कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, लेकिन जितनी बात हुई उससे मैं ये समझी कि बहुत सारी दिक्कतें हैं पैरामिलिट्री के जो जवान होते हैं उनके जीवन में, और शायद यही डिप्रेशन का कारण बनती है और यही इस वजह का कारण बनती है कि वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और समझे हम। मुझे लगता है कि अब इस एक्सरे के ज़रिए, इस खबरों के एक्सरे के ज़रिए बाकी लोग भी, प्रशासन, सरकार भी इस चीज़ को समझेगी। रणबीर जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये एक वजह थी, और अब ज़रा हम एक्सरे के माध्यम से भी जानते हैं। जो रणबीर जी ने बताया उससे तो पता चला कि क्या क्या परेशानियां हैं, एक्सरे के ज़रिए समझते हैं। क्या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं जवान? ये दिमाग में ज़रूर हर किसी के आया होगा। डिप्रेशन को जवानों की मौत की आत्महत्या का बल्कि सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। जी हाँ, निजी और पारिवारिक कारणों से डिप्रेशन का वो शिकार हो रहे हैं, जैसा कि अभी रणबीर जी ने भी बताया था। घर परिवार के मसलों को लेकर वो परेशान रहते हैं, लोन कर्ज को लेकर भी परेशान रहते हैं जवान, नशे का भी शिकार हो जाते हैं। बस्तर पुलिस जवान का तनाव दूर करने के लिए कैंपेन भी चला रही है। जी हाँ, ताकि ये जो तनाव है वो दूर हो सके। इस कैंपेन के तहत जवानों से कई मसलों पर चर्चा की जाती है। साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक जवानों की समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। तो जवान डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वजह हमने आपको बताई। साल दर साल जवानों के सुसाइड के मामले बस्तर पुलिस से मिले जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2007 से अक्टूबर 2017 तक 115 जवानों ने आत्महत्या की है। 76 जवान राज्य पुलिस के, तो वहीं 39 अर्धसैनिक बल के हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले बस्तर संभाग में हैं। सबसे ज्यादा जवान डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। 2018 से 20 तक बस्तर में 14 जवानों ने आत्महत्या की। 2007 से 20 तक कुल 129 जवानों की डिप्रेशन से मौत हुई है। और सीआरपीएफ के जवानों की मौत के आंकड़े पूरे देश के भी आपको बता देते हैं जरा। साल 2020 में सीआरपीएफ के 45 जवानों ने सुसाइड किया। पिछले 5 सालों में इन मामलों में
50% की वृद्धि हुई है। और 2016 में सीआरपीएफ के 29 जवानों ने आत्महत्या की थी। सरकार इसके पीछे निजी कारणों का हवाला देती है। पिछले 3 सालों की बात करें तो सीआरपीएफ के कुल 130 जवानों ने आत्महत्या की है। और हैरान करने वाले आंकड़े वो हैं जिससे हमने आपको अवगत कराया, लेकिन अब एक और चौंकाने वाली बात भी आपको बता दें। वैसे तो यही जानते होंगे आप कि वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जैसे हमने रणबीर जी से भी बात की, चाहे जवान बीएसएफ से हो या सीआरपीएफ से या फिर किसी भी पैरामिलिट्रिक फोर्स से ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबे अरसे से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ना तो पेंशन दी जाती है, ना ही उन्हें आतंकवादी कार्रवाई के दौरान जान गंवाने पर, देश के लिए शहीद हो जाने पर शहीद का दर्जा दिया जाता है। यही नहीं, इस बात को खुद साल 2019 में उस वक्त के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में साफ किया था। किसी कार्रवाई या अभियान में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कर्मी के संदर्भ में शहीद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कांस्टेबल रतनलाल का परिवार तो धरने पर बैठ गया था। परिवार का कहना था जब तक रतनलाल को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि शहीद के दर्जे का हक पाने के लिए अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अक्सर ग्रामीण इलाकों में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हो जाते हैं। इसकी एक वजह यह भी कि कई गरीब किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं होता। लेकिन अब केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गांव में ड्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी, जिसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति के मालिकाना हक के कागज, जिसे ग्रामीण इलाकों में जमीन का पट्टा भी कहा जाता है, वो दिया जाएगा। यही नहीं, इस योजना के अमल में आने से शहरों की तरह गांव में भी लोग अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे। गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। यही नहीं, मालिकाना हक साबित करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं होते। दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जमीन को अपना मानकर हक जताते हुए आए और कई जगह अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए काफी झगड़े होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अलग अलग राज्यों में ऐसी आबादी इलाके में पड़ने वाली जमीन का ना तो कभी सर्वे किया गया, ना ही इसके लीगल कागज तैयार करने की कोई पहल की गई। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये कि जैसे ग्रामीण इलाकों में पूर्वज द्वारा जमीन का मौखिक तौर पर बंटवारा हो जाता है, लेकिन इसकी कोई कागजी प्रूफ नहीं होता, इसका कोई, ये विवाद का रूप ले लेता है। और यही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में जमीन का मालिकाना हक नहीं होने की वजह से किसान अपने खेतों को कमर्शियल यूज भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इस स्वामित्व योजना के अमल में आने से ये सब कुछ संभव हो जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रह चुका है, जिसे वो जल्द ही हरदा में लॉन्च करने की तैयारी में है। आज एक्सरे स्वामित्व योजना का। तो आज बात स्वामित्व योजना की होगी। कमल पटेल कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, स्वामित्व योजना, अब ये योजना लागू होगी और ये वाकई में उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो जिनके पास संपत्ति तो है लेकिन उसके बावजूद मालिकाना हक वो उस पर नहीं जता पाते। बिल्कुल, ये आजाद भारत की अभी तक की केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकारों की सबसे बड़ी योजना है। इससे गांव की तस्वीर बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी, गांव के विकास के द्वार खुलेंगे और गांव आर्थिक रूप से आजाद होंगे। और आजादी दिलाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं उनका पूरे देश की गांव की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही ये स्वामित्व योजना, गांव हमारे आबादी में बसते हैं लेकिन मालिक का ना हक नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। हेलो जी 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 हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ, कोई दस्तावेज नहीं है। मेरे गांव में मेरा मकान मान लो 1 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का भी है, तो मेरी कोई मकान की वैल्यू नहीं है क्योंकि उसकी मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। और इसलिए मेरे को न बैंक 1 रुपए का लोन देती है, न लिमिट देती है, न मेरी कोर्ट में जमानत में कहीं काम आती है। और इसलिए गाँव का विकास अवरुद्ध हो गया था। शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है
उससे बैंक से ऋण मिलता है, बैंक से ऋण मिलता है तो सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है सरकार का और लिमिट मिलती है। इसलिए वो उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय करके लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए और गांव पिछड़ गए। और इसलिए 80 बसता है और गांव का विकास होगा। ये हमारे राष्ट्र जी का सपना कांग्रेस ने 60 साल राज करके पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर पूरा कर दिया है। और अब हिंदुस्तान के 6 लाख गांव के करोड़ों मकानों का खले बाड़े उनका प्रॉपर्टी का मालिकाना देकर गांव की वैल्यू जो 1 रुपए भी नहीं थी हिंदुस्तान के गांव की, वो अब खरबों में हो जाएगी। और उससे वो बैंक से लोन लेकर व्यापार व्यवसाय उद्योग कर सकेंगे। गांव की बेरोजगारी दूर होगी एक, दूसरा गांव के किसान उद्योग लगा सकेंगे। अभी तक सिर्फ खेती के लिए ऋण मिलता था, लेकिन अब उद्योग व्यापार के हर व्यक्ति को हाथ को किसानों को इससे लाभ मिल पाएगा। किसानों को भी मिलेगा और गरीबों को भी मिलेगा। मान लो मैं इंदौर के पास एक मेरा गांव है और मैं गांव में मेरा प्लाट है 50 बाई 50 का और वहाँ जमीन की कीमत 5,000 रुपए स्क्वायर फीट है। लेकिन अभी मैं अगर मकान बनाना चाहूंगा तो 1 रुपए का बैंक लोन नहीं देगी, लेकिन अब मुझे मकान और मल्टी के लिए लोन मिल जाएगा। मेरा प्लाट की कीमत 5,000 रुपए स्क्वायर फीट से 1 करोड़ की हो गई, तो मुझे 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा तो मैं मल्टी बना लूंगा। आज मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, गरीबी रेखा में नाम है, लेकिन कल स्वामित्व योजना मिलते से ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मेरे को मल्टी बना लूंगा, दुकान व्यवसाय कर लूंगा, बाकी बेच दूंगा। बेस आ जाएगा अब, चाहे वो किसान हो, चाहे किसान उद्योग करना चाहे या भूमि का मालिक हो, उसको एक बेस मिल जाएगा। जो आपने कहा लोन वगैरह अब तक नहीं मिल पाता। किसानों की मैं इसलिए बात करूंगी, कृषि मंत्री हैं आप, किसानों का भरोसा बढ़ेगा अब बीजेपी की तरफ? पूरा भरोसा प्रधानमंत्री जी पे है। किसान, जैसे मैं किसान हूँ, मैं आलू पैदा करता हूँ, अब आलू के भाव है 5 रुपए किलो और लागत 8 रुपए 10 रुपए किलो, तो घाटे की खेती कर रहा हूँ, मजबूरी में बेचना पड़ता है। लेकिन अब मैं मेरे प्लाट के ऊपर मालिकाना हक मिलते थे, कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन ले लूंगा, 50% की मुझे सब्सिडी भी मिलेगी और एक आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा लूंगा। तो जो मैं 5 रुपए में बेचता था आलू, अब मैं चिप्स बना के उसको 200 रुपए किलो में बेचूंगा, तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। और जो 500 रुपए में आलू की चिप्स बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती है उपभोक्ताओं को, तो उनको 300 रुपए सस्ता मिल रहा है। कमल जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जाता था, ये स्वामित्व योजना की अगर मैं बात करूं, कब से आप इसके बारे में सोच रहे थे और कब से आप कोशिश कर रहे थे कि ये हो ताकि लोगों को लाभ मिले? देखिए मेरी बहन, मैं 1993 से विधायक हूँ हरदा से, मैं गांव का रहने वाला हूँ और मेरे खुद के मकान और खेती है, लेकिन मैं एक वेयर हाउस नहीं बनवा पाया, एक कोल्ड स्टोरेज नहीं बनवा पाया, एक इंडस्ट्री नहीं लगवा पाया, क्योंकि मुझे बैंक लोन नहीं देती गांव में, मकान के कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैंने मंत्री बना, राजस्व मंत्री बना, तो मैंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार उसका सर्वे कराकर मालिकाना हक दिया है। हरदा के मसन गांव को 2 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन, और मैंने 1554 लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका दी और उनके जितने प्लाट, मकान, खला बाड़ा था वो दिया। और उसके कारण मैंने उस दिन कहा था कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव आज आजाद हुआ और आजादी दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन आज मोदी जी ने पूरे देश में उसको लागू किया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, 24 अप्रैल 2020 को 5 राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया था, उसमें हरदा भी लिया था, और इसलिए हरदा का हमने 402 गांव का 46,000 का मकान का मालिकाना हक दे रहे हैं। एक दिन में 6 अक्टूबर को हरदा जिले की वैल्यू, गांव की वैल्यू 1 रुपए भी नहीं थी, शून्य थी, लेकिन अब वैल्यू हो जाएगी। जैसी ये योजना है, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये पूरे देश में लागू हो गया, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जनप्रतिनिधि बनना सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया। बहुत राजनीति के, इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति के माध्यम से कितना परिवर्तन किया जा सकता है समाज में। ये वाकई में वरदान है उन सभी लोगों के लिए जो जिनका अब अपनी भूमि पर स्वामित्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है। गांव में लोगों को उनकी आवासीय जमीन यानी कि जहां वो रहते हैं उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। गांव में जमीन की पैमाइश के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी, जी हां, उनको मापने के लिए। योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना है। गांव में ड्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी और गांव में भी
लोग अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी और स्वामित्व योजना से सभी ग्राम समाज के काम अब ऑनलाइन हो जाएंगे। वर्तमान में जमीन के कागज नहीं होने पर विवाद होते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं। ओडिशा और तमिलनाडु में ये पहले से अमल में है ऐसी योजना, और सरकार लोगों को संपत्ति कार्ड भी देगी। संपत्ति कार्ड मिलने से लोग इसे दिखाकर बैंक से कर्ज ले सकेंगे। सबसे बड़ा फायदा, जमीन की खरीद और बिक्री अब आसान हो जाएगी। देश भर के कुल 763 जिलों में इसका काम चल रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिले इसमें शामिल किए गए हैं। देश के कुल 6.62 लाख गांव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। तो ये खबर इसलिए उन तमाम लोगों के लिए जिनका अब अपनी भूमि पर स्वामित्व होगा। और आज ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के बरेली जा रही एक बस हाईवे पर कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्वालियर से इटावा को जोड़ने वाला हाईवे 719 पर अकेले भिंड जिले की सीमा में ही 13 एक्सीडेंटल स्पॉट हैं। यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। स्टेट हाईवे अथॉरिटी के आंकड़ों की माने तो इस हाईवे पर हर साल 300 से ज्यादा हादसे हो रहे हैं। अब तो इस हाईवे को हादसों वाला हाईवे के नाम से भी जाने जाना लगा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? एक्सरे इसी का। तो चलिए आप जरा समझने की कोशिश करते हैं इस हाईवे के बारे में। तो ग्राफिक्स से हम समझेंगे इस हादसों वाले हाईवे के बारे में। और आपको बता दें कि ग्वालियर से इटावा तक हाईवे की लंबाई 114 किलोमीटर है और सड़क की चौड़ाई है 10 मीटर। अब कारण बताते हैं आपको। हाईवे पर कम स्पेस, गाड़ियां ज्यादा, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। 17 से 22,000 तक वाहन यहां से रोज गुजरते हैं और हाईवे को 30 मीटर चौड़ा होना चाहिए, लेकिन वो 10 मीटर ही चौड़ा है। और आज भी हादसा हुआ। ये पहला हादसा नहीं है। हाईवे 719 लगातार हादसों को न्योता दे रहा है। सोचने वाली बात है और इसको ठीक करने की जरूरत है। शासन, प्रशासन और सरकार को समझने वाली बात है, इसलिए ये खबर बेहद जरूरी थी। तो ये था हमारा आज का खबरों का एक्सरे। फिर होगी आपसे मुलाकात सोमवार को, लेकिन तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।